हेलो फ्रेंड्स, मैं आकर्षण गुप्ता आप सबका हिमाचल सारथी की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो कल से हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज शुरू की है और वो है आपकी बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी कि हमने जो है अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया था। और हमारा मेन मोटिव इसका पढ़ने का ये था कि आपको पता है कि हमीरपुर चयन बोर्ड को जो है अभी जो है सस्पेंड कर दिया गया है। तो सारे एग्जाम कौन कंडक्ट कराएगा? अब आपका हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला। तो शिमला के जो भी आप प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स देखोगे तो उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं आपके इकोनॉमिक सर्वे या आर्थिक सर्वेक्षण से पुट होते हैं। कम से कम 10 या 12 क्वेश्चन आपको उसके हर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने एक सीरीज शुरुआत की है जिसका नाम है बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स। यानी कि आप आर्थिक सर्वेक्षण या इकोनॉमिक सर्वे तभी समझ पाओगे जब आपको क्या होगा, इकोनॉमिक्स के बेसिक्स का पता होगा कि जीडीपी है क्या, जीएनपी है क्या, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या है, होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने जो है एक सीरीज चलाई है और हम इसमें सिर्फ क्या चर्चा करेंगे, आपकी इकोनॉमिक्स के बेसिक्स से। और जैसे ही ये क्लासेस खत्म होती हैं आपके जो है इकोनॉमिक सर्वे की पूरी क्लासेस आपकी लगातार आने शुरू हो जाएंगी। तो कल के लेक्चर में हमने केवल इतना सा डिस्कस किया था कि इकोनॉमिक्स होती क्या है या अर्थशास्त्र होता क्या है। तो हमने सिर्फ इतना सा जाना था कि अर्थशास्त्र क्या है, कुछ कायदे या नियम हैं जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, धन का प्रबंधन या वेल्थ को मैनेज करते हैं कि कहाँ पर हम कितना खर्च करें और कहाँ पर खर्च नहीं करना है। तो जैसे कि हमने बस इतना सा एग्जाम्पल के द्वारा जाना था कि जो मानव है उसकी मांगे क्या होती है, डिमांड क्या होती है उसकी, इनफाइनाइट या असीमित, पर उसके पास रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड। अब उन लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ वह कैसे अनलिमिटेड ड्रीम्स को पूरा कर सकता है ताकि उसे क्या मिले, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। तो इतना सा हमने कल चर्चा कर ली थी। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है नेशनल इनकम या हिंदी में इसे हम बोलेंगे राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय। तो इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हम पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। मैं एक बार इंग्लिश में लिखूंगा, फिर मैं हिंदी में भी रिपीट कर दूंगा, फिर उस डेफिनेशन को हम मतलब पर्टिकुलर तोड़ के फिर से हम, जैसे कल समझा था कि इकोनॉमिक्स क्या होती है, वैसे हम नेशनल इनकम भी एक एक करके पूरा समझते जाएंगे। तो पहले आप डेफिनेशन लिख लीजिए। सो व्हाट इज नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय होती क्या है? सो इट इज द total monetary value of goods and services that are produced by a nation during a period of time। फिर रिपीट कर रहा हूं, इट इज द टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय अ नेशन ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। अब हिंदी में इसका क्या अनुवाद होगा, हिंदी वाले लिख लो, यह सभी सेवाओं और वस्तुओं का कुल मौद्रिक मूल्य, यह सभी सेवाओं और वस्तुओं का कुल मौद्रिक मूल्य है जो एक समय की अवधि के दौरान एक राष्ट्र द्वारा उत्पादित किया जाता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, यह एक सभी सेवाओं और वस्तुओं का कुल मौद्रिक मूल्य है, टोटल मॉनेटरी वैल्यू है, कुल मौद्रिक मूल्य है जो एक समय की अवधि के दौरान एक राष्ट्र द्वारा उत्पादित किया जाता है। तो इसमें आपके कीवर्ड्स क्या रहेंगे, टोटल मॉनेटरी वैल्यू,
गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्शन और आपका नेशन, मौद्रिक मूल्य, वस्तु और सेवाएं और उनका उत्पादन। तो ये तो लिख लिया हमने राष्ट्रीय आय की डेफिनेशन, पर ये तो इतनी भारी भरकम डेफिनेशन है कि आपको ऐसे तो समझ आने नहीं वाली। तो इसको हम क्या करते हैं, तोड़ तोड़ के हर एक पर्टिकुलर वर्ड्स को हम एक एक करके समझते हैं। फिर मैं गारंटी दे रहा हूँ जैसे आपकी क्लास एंड होगी आपको नेशनल इनकम पूरी समझ आ चुकी होगी। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि गुड्स और सर्विसेज, वस्तु और सेवाएं, यानी कि वस्तु और सेवा होती क्या है। तो राइट डाउन कर लिया सबने। तो मैं इस डेफिनेशन को डिलीट करने जा रहा हूँ, फिर हम आगे समझना शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझेंगे वस्तु क्या है। अब कल भी मैंने थोड़ा सा हिंट दिया था आपको कल के लेक्चर में कि वस्तु क्या है, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो क्या है आपकी वस्तु। और सेवा क्या है, जिसे हम केवल महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते, ना ही छू सकते हैं, वो क्या है आपकी सेवा। तो आइए इसको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं गुड्स या वस्तु। अब जब भी मैं कोई भी इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट शुरू करें ना, इकोनॉमिक्स के यानी कि एक बिजनेस है, और बिजनेस में हमेशा दो व्यक्तियों का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। एक जगह क्या होता है आपका बेचने वाला, एक जगह होता है आपका खरीदार। यानी कि एक जगह आपका जरूर होगा सेलर और एक जगह आपका क्या होगा बोयर। अब सेलर का काम क्या होता है, किसी वस्तु को बनाना, और बोयर का काम क्या होता है, उसे बेचना। सेलर बनाता है और इसे बेचता है, और इसके बदले ये इसे क्या देता है, पैसा, मनी। तो ये हमेशा याद रखना, मैं हमेशा दो व्यक्तियों की बात करूंगा, एक जगह होगा आपका सेलर और एक जगह होगा बोयर। तो आइए अब पहले गुड्स के बारे में सोचते हैं, गुड्स होती क्या है। सो इट इज अ ट्रांजैक्शन, इट इज अ ट्रांजैक्शन in which physical goods are transferred from the seller and buyer। तो ये क्या है, एक तरह की ट्रांजैक्शन है, किसके बीच में, एक आपका सेलर है और एक बायर है। और किसकी ट्रांजैक्शन है, किसका स्थानांतरण हो रहा है आपका भौतिक वस्तुओं का, भौतिक वस्तुओं का स्थानांतरण। और हिंदी वाले लिखने जाए तो इस डेफिनेशन का क्या मतलब होगा, भौतिक वस्तुओं का स्थानांतरण कहाँ से, सेलर से बायर के बीच में, वो क्या कहलाएगी आपकी वस्तु। अब साधारण भाषा में हम क्या बोल रहे हैं, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ये आपका डस्टर है। अब डस्टर को बनाने के लिए कोई ना कोई मैन्युफैक्चर लगा होगा। अब मैन्युफैक्चर ने उस डस्टर को किसी न किसी के पास बेचा होगा, यानी खरीदार मैं कौन हूँ, अगर मैं मार्केट से लेके आया हूँ तो खरीदार मैंने, डस्टर किसने खरीदा है, मैंने। अब इस डस्टर को खरीदने के लिए मैंने क्या किया, दुकानदार को क्या की, पेमेंट की। यानी कि ये क्या हो रही है, ट्रांजैक्शन हो रही है। मैन्युफैक्चरर ने ये चीज़ बनाई, किसके लिए, मेरे लिए, मुझे ज़रूरत थी, मैंने इस चीज़ को खरीदा और मैंने उसके बदले उसके क्या दे दिया, पैसा दे दिया। अब इस वस्तु को क्या बोला था, एक और डेफिनेशन, फिजिकल गुड्स, यानी कि भौतिक वस्तु। अब ये वस्तु कैसी है, इससे मैं क्या कर सकता हूँ, देख सकता हूँ, छू सकता हूँ, महसूस भी कर सकता हूँ कि मेरे हाथ में क्या है, डस्टर है। तो यही चीज़ आपकी क्या होती है, गुड्स या वस्तु। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये क्या एक ट्रांजैक्शन है, किसकी, भौतिक वस्तु की। भौतिक वस्तु क्या रही है आपकी, ये डस्टर। अब आइए इसकी हम प्रकार समझते हैं कि वस्तुएं भी किस किस प्रकार की हो सकती हैं। और वस्तुएं जब एक विक्रेता और किसके द्वारा, बायर के द्वारा खरीदी और बेची जाती हैं, तो उससे जो हमारी किसी वस्तु की कीमतों पे क्या फ़र्क पड़ता है, इसको उसके कारण, उसके आधार पर हमने जो है वस्तुओं को भी 3 टाइप्स में बांटा हुआ है।
तो अगला हेडिंग डालिए आप टाइप्स ऑफ गुड्स या वस्तुओं के प्रकार। तो इसके 3 प्रकार हैं गुड्स के। तो सबसे पहला आप पढ़ोगे कौन सा, नॉर्मल गुड्स। सबसे पहले टाइप्स ऑफ गुड्स, क्या देख रहे हो आप, नॉर्मल गुड्स। दूसरे टाइप आएगा आपका इन्फीरियर गुड्स। और तीसरा टाइप है आपका गिफन गुड्स, GIFFEN, गिफन गुड्स। तो आइए अब इनको समझते हैं कि इनमें क्या क्या अंतर है। अब मैंने बताया कि हमेशा इकोनॉमिक्स में एक जगह क्या होगा आपका सेलर और एक जगह क्या होगा आपका खरीदकर्ता और विक्रेता। तो नॉर्मल गुड्स क्या होती हैं, जब भी आपकी क्या हो, आय या इनकम में वृद्धि होगी तो इन वस्तुओं की मांग में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। सिंपल इसकी डेफिनेशन क्या है, अगर आपकी आय में वृद्धि होगी तो आप क्या करोगे, डिमांड ज़्यादा करोगे। चलो इसको एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। तो मान लीजिए आपके, फिर से मैं आपको ना घरेलू एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहले हम कहाँ पहुँच जाते हैं, आपके किचन में ही पहुँचते हैं, ठीक है। अब किचन में मान लीजिए एक व्यक्ति की आय है 10,000 रुपया। एक आदमी जो है डेली कितना कमा रहा है, सॉरी मंथली कमा रहा है 10,000 रुपये। अब वो हमेशा कैसे खर्च करेगा, अपने आय के हिसाब से। वो देखेगा यार मेरी 10,000 सैलरी है, 2,000 मुझे क्या करनी है, सेविंग भी करनी है, 2-3 हज़ार मेरा क्या है, बाहर का खर्चा भी है। तो अब घर में मैं अगर राशन लेके आऊँ तो मैं रोज़ का रोज़ जो है क्या पनीर खा सकता हूँ, क्या मैं रोज़ का नॉन वेज या चिकन खा सकता हूँ। तो क्या देखेगा, सबसे पहले अपना बजट देखेगा। अब मान लीजिए अभी उसके पास क्या 10,000 सैलरी है, तो वो क्या करेगा, हफ्ते में एक बार पनीर खा लेगा, या मान लीजिए महीने में एक बार पनीर खा लेगा, या कोई गेस्ट आ गया तो स्पेशल सब्जी बन के, पर रोज़ तो नहीं खा सकता, या रोज़ का बोले यार मैं पिज़्ज़ा खाऊंगा। तो इतना तो वो डेली अफोर्ड नहीं कर सकता, इच्छा है उसकी पर वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा। पर मान लीजिए उसके बॉस, अभी उसकी सैलरी कितनी है, 10,000, पर उसका बॉस इतना खुश हो गया उसके काम से कि उसकी सैलरी जो है लगातार कितनी बढ़ा दी उसने, 50,000 उसकी सैलरी बढ़ा दी। यानी कि पहले वो कमाता था 10,000 रुपये, अब वो कितना कमा रहा है, 50,000। यानी कि उसकी क्या हुई, आय में वृद्धि। अब आय में वृद्धि हुई तो वो क्या करेगा, जो चीज़ वो हफ्ते में एक बार खाता था वो वही चीज़ क्या कर सकता है, हफ्ते में 2 या 3 दिन भी खा सकता है, क्योंकि उसकी आय में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो नॉर्मल गुड्स या साधारण वस्तु यही होती हैं कि जैसे ही आपकी आय में वृद्धि होगी, आपकी मांग या डिमांड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, वो भी बढ़ जाएगी। तो इसमें आपने सिंपल ये लेना है, नॉर्मल गुड्स क्या होती हैं, आय अगर आपकी इनकम इंक्रीज़ हो रही है तो डिमांड क्या हो रही है, वो भी उसकी इंक्रीज़ हो रही है। तो वो किस गुड्स में आएंगे, आपकी नॉर्मल गुड्स या साधारण वस्तुओं में। अब आइए आप देखते हैं इन्फीरियर गुड्स का एग्जाम्पल। अब इन्फीरियर गुड्स ऐसी होती हैं कि जैसे ही आपकी आय में क्या होती है, वृद्धि होती है, जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होगी तो डिमांड क्या हो जाएगी किसी वस्तु की, जिन वस्तुओं की किसी व्यक्ति अगर आय बढ़ रही है तो उन वस्तु की मांग क्या हो जाती है, या डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो वो कौन सी वस्तुएं कहलाएंगी, आपकी इन्फीरियर गुड्स। चलो अब इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसकी जॉब लग गई कहाँ पे, दिल्ली में। आजकल गर्मियों का मौसम है, वो दिल्ली चला गया। अब हिमाचल से वो कहाँ चला गया, दिल्ली शिफ्ट हो रहा है। अब उसके पास गाड़ी तो है नहीं है, तो वहाँ जाएगा। अब उसको सैलरी मिल रही है वहाँ पर कितनी, मान लीजिए 25,000 रुपये उसको सैलरी मिल रही है वहाँ पर। ठीक है, तो उसने क्या किया, अपने उसकी फैमिली भी अपनी वाइफ के साथ वो क्या कहाँ शिफ्ट हो गया, दिल्ली में। हिमाचल से शिफ्ट हो गया सीधा दिल्ली में। अब दिल्ली में गर्मियों का मौसम है,
तो वह सुबह डेली 8 बजे उठेगा। मान लीजिए उसने कहीं सरोजिनी नगर में अपना क्वार्टर रखा है और किसी और जीबीटी नगर में क्या है उसकी जॉब है, तो मेट्रो पकड़ेगा, गर्मियों में धक्के खाएगा, फिर वो क्या होगा, जब तक ऑफिस पहुंचेगा 2-2.5 घंटे बाद वो क्या होगा, उसकी एनर्जी तो ऐसे ही चली जाएगी। तो उसने सोचा यार ठीक है, मेरे पास 25,000 इनकम है, तो क्यों ना मैं कोई व्हीकल देख लेता हूँ। दिल्ली में सेकंड हैंड गाड़ी बड़ी मिलती हैं, तो यार ठीक है, उसने अपनी वाइफ से डिस्कस किया, यार मैं जॉब तो जाता हूँ पर मेरी परफॉर्मेंस इतनी नहीं हो पाती, क्योंकि मैं वहाँ पहुँचने से पहले थक जाता हूँ, क्योंकि 2 घंटे का सफ़र जाने का सफ़र रहता है, 2 घंटे आने का सफ़र रहता है। क्यों ना जितना हम किराया खर्चते हैं उतना ही हम क्या कहीं ना कहीं दिल्ली में कोई सेकंड हैंड गाड़ी या कोई बाइक देख लेते हैं। तो उसने वो गया किसी दिल्ली की मार्केट में, तो वो देखा है कितनी 15,000 की सेकंड हैंड स्कूटी दिखाया। फिर उसने आकर अपनी वाइफ से डिस्कशन की कि यार 15,000 की सेकंड हैंड स्कूटी मिल रही है, तो अगर हम इसको ख़रीद लें तो मेरी जो है जो फटीक है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो वाइफ भी क्या होगी, इसकी सहमत होगी। पर जैसे ही वह प्रोग्राम बना रहे कि हम क्या 3 दिन बाद क्या है इस स्कूटी को परचेज़ कर लेंगे, पर जैसे ही अगले दिन वह कहाँ पहुंचा, ऑफिस पहुंचा। फिर से वो कहाँ पहुंच गया, ऑफिस पहुंचा, और उसका बॉस जो है बहुत परेशान था और उसने कुछ इसको ऐसी सलाह दे दी कि उसका बिजनेस क्या है एकदम ऊपर बढ़ गया। तो उसके बॉस ने फिर से खुश होकर उसको कि उसकी सैलरी कितनी बढ़ा दी, 25,000 से बढ़ाकर उसकी सैलरी कितनी कर दी, मान लीजिए 1 लाख रुपए कर दी। सीधे उसकी सैलरी कितनी बढ़ा दी उसने, 1 लाख रुपए उसकी सैलरी बढ़ा दी। तो अब मेरे को ये बताइए, पहले उसकी सैलरी थी 25,000 रुपया, तो इस कारण उसकी सैलरी कम थी, पर उसने इसलिए क्या देखी, सेकेंड हैंड स्कूटी देखी। क्या है भाई, हमारी इनकम अभी कम है तो सेकंड हैंड स्कूटी ले लेते हैं, पर अचानक ही उसकी क्या बढ़ गई, आय बढ़ गई। तो क्या वह अब फिर से इस सेकंड हैंड स्कूटी को देखने के लिए जाएगा। अब आपका एग्जांपल लो, अगर आपकी आय अभी क्या है 10,000 है और आपने एक सेकंड हैंड स्कूटी देख ली, पर ऐसे अगले दिन आपको पता लगे कि यार मेरी की सैलरी तो क्या होगी 1 लाख बढ़ गई, तो आपके फिर से उस 10,000 स्कूटी की ओर जाओगे कि आप क्या सोचोगे, यार स्कूटी जगह मैं क्या लेता हूँ, गाड़ी ले लेता हूँ, या एक फर्स्ट हैंड ही नई स्कूटी निकाल लेते हैं, क्योंकि मेरी आय क्या अब बढ़ गई है। तो इसी में ये रहा, तो ये इसी एग्जांपल जब इधर पुट करोगे तो इन्फीरियर गुड्स क्या हैं, जैसे ही आपकी आय में वृद्धि होती है तो ऑटोमेटिकली उन वस्तु की मांग क्या होती है, ये डिमांड क्या होती है, उसमें कमी आ जाती है। तो किस में आती है वो, इन्फीरियर गुड्स में। तो ये एग्जाम्पल आपको क्लियर हो गया। तो आइए अब थर्ड एग्जाम्पल में चलते हैं। थर्ड क्या है आपकी, गिवन गुड्स। तो आइए अब समझते हैं गिवन गुड्स क्या होती हैं। अब गिवन गुड्स ऐसी गुड्स हैं, ये है एक इन्फीरियर गुड्स का ही टाइप है। इट इज अ टाइप ऑफ इन्फीरियर गुड्स। पर इसमें क्या होगा, अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ रही है, अब जैसे मान लो आपकी, मान लो एक प्याज है, ठीक है, प्याज का एग्जांपल लेते हैं। अब मान लीजिए जब आप प्याज खरीदते हो, गर्मी के टाइम पे भी सीज़न आने वाला है, तो प्याज क्या हो जाएगा आपका सस्ता। पर जैसे बरसात का मौसम आता है तो प्याज क्या होता है, महंगा। क्यों, क्योंकि उसकी प्रोडक्शन कम हो गई है और सप्लाई में भी क्या ही है, कमी, पर मांग क्या है, ज़्यादा। तो अगर मांग ज़्यादा हो तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली वस्तु की कीमत क्या होती है, बढ़ती है। क्योंकि अगर आप डिमांड, अब ऐसे एग्जाम्पल को, चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए मैंने आपकी क्लास में एक टेस्ट रखा, ठीक है, अब आप सारे के ले गए, मैंने आप सबको OMR शीट दे दी। अब हमारे जो इंस्टीट्यूट के MD हैं उन्होंने कहा कि यार मेरे पास ज़्यादा OMR शीट के पैसे खर्चने के लिए इतना पैसा नहीं है, इसलिए सब क्या करेंगे, पेंसिल से उसमें मार्किंग करेंगे और जब अगला टेस्ट होगा दोबारा से वो OMR शीट ले आएंगे। अब सारे बच्चे क्या हो गए, हैरान हो गए कि यार हम तो पेन ले आए, पेंसिल तो हम लाए ही नहीं। तो अब आपके शहर में, अगला एग्जांपल है कि आपके शहर में केवल एक दुकान है। सर ने बोला कि ठीक है हम आपका टेस्ट लेंगे, OMR शीट भी दे दी, पर शर्त क्या है, OMR शीट किससे फिल करनी है आपने, पेंसिल से। और आपकी मार्केट में बाहर जाके केवल एक ही शॉप है। और बच्चे कितने हैं क्लास में, टोटल 20 बच्चे 20 हैं, और दुकान में पेंसिल कितनी अवेलेबल है, केवल 5 पेंसिल अवेलेबल हैं। तो सारे बच्चे का दौड़ के जाएंगे उस दुकानदार के पास। अब ऐसे दुकानदार है, सामने भीड़ लगी 20 बच्चों की। अब बच्चे क्या मांगने लगे, सर हमें पेंसिल दे दो।
अब दुकानदार बोला यार मेरे पास तो 5 पेंसिल अवेलेबल हैं, पर उसने देखा यार मेरे पास डिमांड क्या है, ज़्यादा है, यानी कि 20 बच्चे इसको लेना चाह रहे हैं, पर मेरे पास तो क्या है 5 पेंसिल्स ही हैं। तो वो क्या करेगा, उस पेंसिल की कीमत को बढ़ाना शुरू कर देगा, क्योंकि बेचनी तो उसे 5, यानी कि 5 उसके पास पेंसिल हैं, और वो ढूंढेगा उसकी कीमत को बढ़ाकर कि कौन उस कीमत में, ज़्यादा कीमत में उसे ले लेगा। तो यानी क्या हो रहा है, अगर डिमांड ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली प्राइस भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यह एक अब गिवन गुड्स क्या होती हैं, पर नॉर्मल सिचुएशन में क्या होगा कि अगर प्राइस ज़्यादा है तो डिमांड क्या होगी, आपकी कम होगी। अगर प्राइस कम है तो मांग ज़्यादा होगी। पर इन्फीरियर गुड्स क्या होती हैं, अगर आपकी प्राइस या कीमत बढ़ रही है, प्राइस अगर कीमत बढ़ रही है तो भी वस्तु की मांग में कोई कमी नहीं आती, तो वस्तु की मांग या डिमांड क्या होती है, ज़्यादा बढ़ जाती है, मांग में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो वो क्या होगा, आपका गिवन गुड्स। अब इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपका एग्जांपल आ गया, आपका एप्पल का फ़ोन ले लेते हैं, ठीक है। अब एप्पल का फ़ोन जब आप देखोगे 2013 या 14 के करीब जो है इंडिया में आया, तो बिल्कुल बेसिक मॉडल से उन्होंने शुरुआत की। तो पहले था 50,000, फिर 55,000, आजकल कितना पहुंच गया, 1.5 लाख या 1,80,000 तक क्या हो गया, इसकी कीमत हो गई है। तो क्या एप्पल जैसे जैसे कीमत बढ़ा रहा है तो उसकी डिमांड में कोई कमी आ रही है, नहीं, क्योंकि लोग क्या देखते हैं, यार एप्पल का नया वर्जन आया है, इसमें क्या होगी, क्वालिटी ज़्यादा होगी, बेशक वो कीमत बढ़ा रहा है पर डिमांड में उसकी कोई कमी नहीं आई। तो गिवन गुड्स वही गुड्स होंगी, अगर कीमत बढ़ रही है तो मांग भी क्या बढ़ रही है, ये डिमांड भी क्या हो रही है, उसकी ज़्यादा बढ़ रही है, तो वो क्या होगी, आपकी गिवन गुड्स। तो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, साधारण वस्तुएं क्या होंगी, अगर आपकी आय में वृद्धि होगी तो डिमांड में ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। इन्फीरियर गुड्स, आय में वृद्धि होगी तो इन वस्तुओं की मांग में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। और गिवन गुड्स क्या होगी, और कीमतों में वृद्धि होगी तो मांग में भी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। इसका एग्जांपल आप ले सकते हो आईफोन, इसका एग्जांपल ले लिया हमने स्कूटी का, और इसका एग्जांपल ले लिया हमने नॉर्मल आपकी जो घर की वस्तुएं, जैसे आपकी पिज़्ज़ा, चीज़, पनीर, वो सारे किस में जाएगा, आपका नॉर्मल गुड्स में। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो यानी कि हमने गुड्स के बारे में क्या जान लिया कि वो क्या है, भौतिक वस्तुएं, और उन भौतिक वस्तुओं की क्या है, ट्रांजैक्शन किसके बीच में, एक सेलर और बायर के बीच में, और सेलर और बायर के बीच में ही वो क्या हो रही है, स्थानांतरण या ट्रांजैक्शन हो रही है। और नॉर्मल गुड्स के होंगी जिन्हें हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और टच भी कर सकते हैं, वो क्या होगी, आपकी गुड्स या भौतिक वस्तुएं। अब आइए, अब सेकंड है आपकी सर्विसेज क्या होती हैं या सेवाएं क्या होती हैं। तो लिखिए सर्विसेज या सेवा। सर्विसेज या सेवाएं क्या होती हैं। तो इसमें डेफिनेशन लिख लीजिए एक बार, इट इज अ ट्रांजैक्शन बिटवीन, या फिर से लिख लो, या ये लिख लो, इन विच नॉन फिजिकल गुड्स, पिछले में क्या था, फिजिकल गुड्स, इसमें क्या आ गया, नॉन फिजिकल गुड्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम बायर टू सेलर। अब हिंदी में बोलना चाहो, ये क्या है, एक स्थानांतरण है, और कैसी, गैर भौतिक वस्तुओं का किसके बीच में, खरीदार और विक्रेता के बीच में। तो वो क्या होगी, आपकी सर्विसेज। अब इसको सिंपल भाषा में समझे कि सेवा क्या है, जिसे आप ना ही देख सकते हो ना ही टच कर सकते हो, आप उसे क्या कर सकते हो, केवल महसूस कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल हो गया, मैं अपना एग्जाम्पल लेने जा रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं आपको क्या कर रहा हूँ, अभी पढ़ा रहा हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ, इकोनॉमिक्स, तो आपको इकोनॉमिक्स कहीं दिख रही है, नहीं दिख रही ना।
आप क्या मुझे छू सकते, मेरी जो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ उसको आप छू सकते हो? ऐसे नहीं छू सकते, पर आप क्या कर सकते हो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप उसे महसूस कर सकते हो। तो वही क्या है, आपकी सेवा। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे आपका टीचर, बैंक्स, तो वो क्या होगी, आपकी सेवा। यहाँ तक क्लियर हो गया कि वस्तु तो ये गुड्स क्या हैं जिसमें ट्रांजैक्शन हो रही है, किसकी, फिजिकल गुड्स की या भौतिक वस्तु की, किसके बीच में, बायर और सेलर के बीच में। पर सेवा क्या है, जिसमें कोई फिजिकल गुड्स का स्थानांतरण नहीं हो रहा, उससे क्या हो रहा है, केवल महसूस किया जा सकता है, वो क्या हो सकती है, आपकी सेवाएं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो आइए अब और आगे चलते हैं। नेशनल इनकम की हमने क्या डेफिनेशन, फिर से आते हैं फिर से हम, कि नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय की क्या डेफिनेशन पढ़ी थी हमने, कि इट इज़ अ मॉनेटरी वैल्यू ऑफ, क्या थी ये, इट इज़ अ मॉनेटरी वैल्यू। ये क्या था, एक मौद्रिक मूल्य था, या मॉनेटरी वैल्यू थी, किसकी, जो भी वस्तु और सेवाओं को, जिन भी वस्तु और सेवाओं को बनाया गया है और उन वस्तु और सेवाओं को क्या किया गया है, बेचा गया है, किसके बीच में, सेलर और बायर के बीच में। तो ये क्या है, मौद्रिक मूल्य। और ये मौद्रिक मूल्य कैसे आया, किसी ने कोई वस्तु बनाई, किसने कोई सेवा दी, उसके बदले उसको बेच के जो कस्टमर ने उसे क्या दिया, पैसा दिया, उसके जो आय हुई वही क्या, आपकी राष्ट्रीय आय। तो अब आप थोड़ा सा आगे बढ़ें तो आपको 4 क्वेश्चन अपने माइंड में लेकर चलने हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन 1, व्हाट, क्या हिंदी में से बोलते हैं, क्या। सेकंड क्वेश्चन, कैसे, हाउ। थर्ड क्वेश्चन, हु। फोर्थ क्वेश्चन, फॉर whom, क्या, कैसे, कौन और किसके लिए। तो इन्हीं क्वेश्चन को अब माइंड में ध्यान में रखकर हम क्या करते हैं, अब और नेशनल इनकम को पढ़ने की कोशिश करते हैं। पर इतना हमने देख लिया कि ये क्या है, कोई वस्तु और सेवाएं उनकी क्या हो रही है, प्रोडक्शन हो रही है, जिसे वो क्या है, सेलर कहीं पर बेच रहा है, उससे जो उसको आय हो रही है उसी को हम इकट्ठा जोड़ दिया जाए तो वो क्या होगी, आपकी राष्ट्रीय आय या नेशनल इनकम। तो सबसे पहले अब कल के एग्जाम्पल में आते हैं। तो कल मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कल के लेक्चर में, एक मदर का, और मदर ने क्या किया था, उनके हाथ में किस चीज़ की कमांड थी, आपके किचन की। अब किचन में क्या हो रहा था, उनके जो बेटे थे, कल का एग्जाम्पल रिंकू का लिया था, रिंकी के लिया था उनके हस्बैंड का। तो वो जाती हैं कहाँ पर, अपने हस्बैंड और अपनी फैमिली से पूछने के लिए शाम के समय कि डिनर में क्या बनाया जाए। तो एक ने डिमांड रख दी कुछ अलग, एक ने डिमांड रख दी कुछ अलग। तो वो भी क्या कर रही है, मैनेजमेंट कर रही है, कैसे, कि मेरे पास कितनी आय है और मैंने बनाना क्या है। वैसे अगर इसको हम कंट्री के पर्सपेक्टिव में देखें कि बनाना क्या है, सबसे पहले आप किसी भी मैन्युफैक्चर या किसी भी सरकार के माइंड में क्या आएगा कि हमने बनाना क्या है, सो व्हाट टू प्रोड्यूस। अब प्रोडक्शन क्या क्या करनी है, इसके भी कई कंसेप्ट हैं, क्योंकि अगर बेचनी है तो उसे बनाना भी पड़ेगा। पर माइंड में पहला क्वेश्चन क्या आना चाहिए कि हमें बनाना क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टू प्रोड्यूस। हमें बनाना क्या है। अब बनाएगा कौन, या तो सरकार बनाएगी, सरकार कोई ना कोई कंपनी बना लेगी, या कोई प्राइवेट सेक्टर भी कोई मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है। मान लीजिए हम गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव में लेकर चलते हैं। मान लीजिए गवर्नमेंट के दिमाग में आ रहा है कि हमने कुछ ना कुछ क्या प्रोडक्शन करनी है, जिससे हम क्या उस वस्तु को बेचें और हमें क्या हो, आय के साधन मिलें। तो अब गवर्नमेंट के दिमाग में भी क्वेश्चन होगा कि हमारी क्या है, डिमांड्स तो क्या हैं, अनलिमिटेड। अब मैंने कल के लेक्चर में बताया था ना कि हमारी मांगे जो है, इंसान की मांग की होती है हमेशा अनलिमिटेड। तो वैसे सरकार के पास आ गया, बजट आ गया, सरकार ने सबसे टैक्स वसूला और उसके पास क्या आ गया, बजट आ गया, कुछ आय का साधन आ गया और
अब सरकार क्या कर रही है, बजट तैयार करने जा रही है और क्या बोल रही है कि आने वाले हमारे पास इतना पैसा है और ऐसे ऐसे हम क्या पर्टिकुलर ईयर में इसको खर्च करने जा रहे हैं। अब गवर्नमेंट के पास क्वेश्चन होगा कि यार बनाएं क्या। अब कई लोग क्या कर रहे हैं, कई लोग मांग कर रहे हैं कि हमारे शहर में क्या है, गलियां कम हैं, तंग हैं, हमारे स्कूल शहर में इंस्टीट्यूट नहीं है, हमारे यहाँ पर कोई चीज़ नहीं है। तो सरकार बोलेगी ठीक है यार, हर एक पीपल के, हर एक देश का, हर एक मोहल्ले का इंसान क्या करेगा, अपनी अपनी मांगे रखेगा। अब पर्टिकुलर व्यक्ति क्या कर रहा होगा, डिमांड रख रहा होगा। पर गवर्नमेंट ने अब क्या करना है, गवर्नमेंट अपना क्या देखेगी, बजट देखेगी। वो ऐसा नहीं हर किसी की डिमांड थोड़ी पूरी की जा सकती ना, वो देखेगी कि मेरे पास कितना पैसा है। फिर पैसे को देखेगी, फिर उसके पास वो क्या देखेगी, वरीयता देगी या प्रायोरिटी देगी कि यार सबसे पहले मैं सबसे ज़्यादा मेरे को पैसा किस चीज़ में खर्च करना है, उसके बाद मैं उससे कम पैसा किस में खर्च करूं, उससे कम पैसा किस में खर्च करूं, यानी वो क्या देगी, वरीयता। अब जैसे इंडिया के एग्जाम्पल में देखी जाए तो इंडिया में सबसे ज़्यादा वरीयता किसको दी जाती है, नेसेसरी गुड्स। नेसेसरी गुड्स यानी कि जो वस्तुएं जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जैसे मान लीजिए आपका अनाज, क्योंकि अनाज क्या है, ये तो क्या है, बहुत ही नेसेसरी गुड्स। अगर अनाज नहीं होगा तो हम खाएंगे क्या। तो सरकार क्या बोलेगी, यार सबसे ज़्यादा पैसा खर्च तो हम कैसे ऊपर करेंगे, किसानों के ऊपर करेंगे। दूसरा, कई लोगों के पास पैसा बड़ा ज़्यादा रहता है, तो वो क्या देखेंगे, यार वो क्या मांग कर रहे होंगे कि हमें क्या है, कुछ लग्जरी आइटम भी दे दी जाए। या अब सरकार क्या बोलेगी, उन लोगों का ध्यान में रखना है, जैसे हमें क्या बनानी पड़ेगी, कुछ लग्जरी आइटम्स भी बनानी पड़ेंगी। अब लग्जरी आइटम्स जैसे जो आपका, जैसे लेडीज़ का मेकअप का सामान, कोई आपकी बड़ी गाड़ियां हैं ना, बड़ी गाड़ियों को भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो नॉर्मल इंसान है वो तो मारुति 800 में खुश हो जाए, पर जिसको ज़्यादा आय ज़्यादा है तो वो क्या देखेगा, अपनी लग्जरियस लाइफ देखेगा। तो उनके लिए भी क्या सरकार को ध्यान रखना पड़ता है। तो इस तरह सरकार क्या करती है, वरीयता देती है। ठीक है, हमने क्या नेसेसरी गुड्स बनानी है, लग्जरी आइटम्स बनानी है। अब पहला क्वेश्चन तो क्लियर हो गया कि सरकार ने बनाना क्या है, कुछ ना कुछ तो बनाना है जिससे क्या हो, उसे आय मिले। अब सेकंड क्वेश्चन, बनेगा कैसे, हाउ टू प्रोड्यूस। सेकंड क्वेश्चन आ रहा है हम हाउ टू प्रोड्यूस। अब जैसे आप किचन में आओ फिर से, अब आपकी मदर ने क्या कर लिया, डिसाइड कर लिया कि हमने क्या बनाना है, रोटी बनानी है, और रोटी कुछ ऐसे बनानी है। पर रोटी बनाने के लिए अब मदर क्या बोलेगी, आपके पास क्या इनकम सोर्स ज़्यादा है। ठीक है, मदर ने सब्जी बना दी, पर मदर क्या बोलेगी, मेरे हाथ में दर्द है, मैं आटा नहीं गूंथ पाऊंगी, मैं रोटी नहीं बना पाऊंगी। इसलिए आप क्या ले आओ, मशीन से, हम क्या मशीन खरीद लेते हैं, तो चुपचाप हम क्या करेंगे, उसमें मिक्स करके सब कुछ डाल देंगे और चपातियाँ बनकर तैयार हो जाएगी। तो यानी कि अब कैसे बना सकती है सरकार, या तो आप क्या करो, भारी भरकम मशीन्स खरीद लो, या इंडिया के पास, अब इंडिया के एग्जाम्पल में, इंडिया में सबसे ज़्यादा क्या है, लेबर बहुत ज़्यादा है। पर वैसे हम यूरोप की मार्केट देखें, यूरोप में क्या है, लेबर कम है पर उनके पास पैसा ज़्यादा है। पर इंडिया की मार्केट में क्या है, लेबर ज़्यादा है पर आय के स्रोत के हैं कम है। तो अब यूरोप वाला, इंग्लैंड वाला तो क्या करेगा, ठीक है यार मेरे पास पैसा ज़्यादा है, लेबर है नहीं, तो मैं क्या कर देता हूँ, मशीन खरीद लेता हूँ, इससे क्या होगा, मेरा काम आसान हो जाएगा। पर इंडिया के पर्सपेक्ट में ज़्यादा कौन प्रोड्यूस करता है, आपका लेबर। यानी कि कैसे प्रोडक्शन करनी है, दो उसके पास ऑप्शन आते हैं, या मशीन खरीद के कर ले, या लेबर को क्या आय पहुँचाकर उसका प्रोडक्शन करवा दिया जाए। तो इंडिया में पर्टिकुलरली किसके थ्रू प्रोडक्शन कराया जाता है, आपका लेबर का। अब थर्ड क्वेश्चन आ रहा है आपका, तो पहला हमने जान लिया कि प्रोडक्शन क्या करनी है, कुछ ना किसी वस्तु की प्रोडक्शन करनी है। अब ये भी सरकार ने माइंड बना लिया। अब बनाएगा कौन, क्या मशीनों के द्वारा हम बनवाएंगे या लेबर का इस्तेमाल करेंगे। तो इंडिया में बेसिकली लेबर का इस्तेमाल होता है, और जो काफ़ी जिनका पैसा ज़्यादा है उन कंट्री के पास, पर उनके पास क्या है, लेबर की कमी है, तो वहाँ पर ज़्यादा मशीनों का इस्तेमाल होता है। अब थर्ड क्वेश्चन, हु प्रोड्यूस। अब थर्ड क्वेश्चन, बनाएगा कौन, हु। अब ठीक है, सरकार ने डिसाइड कर लिया यार हमने जो है ये देश के लिए बनाना है। अब जो सरकार देश के लिए बनवाना चाहती है, इन्हें बनाएगा कौन। तब सरकार के पास दो ऑप्शन होंगे, या तो सरकार अपने आप बना ले, या किसी प्राइवेट सेक्टर को दे दे।
या तो इसको मिल जाएगा या प्राइवेट सेक्टर को मिल जाएगा। अब प्राइवेट सेक्टर तो हमेशा किसके लिए काम करेगा? प्रॉफिट के लिए, और ये किसके लिए? लोगों के कल्याण के लिए। पर अगला क्वेश्चन क्या? गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? हाँ जी, ये भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे मान लीजिए सरकार क्या बनाती है? बेसिकली रोड्स बनाएगी, हाइडल प्रोजेक्ट्स या पावर प्रोजेक्ट्स बनाएगी। तो अगर सड़कें ही ना हो तो क्या प्राइवेट जो निजी व्यक्ति है जो सरकार द्वारा बनाई गई सड़कों का इस्तेमाल करता है? करता है। अगर नहीं करेगा तो उसका सामान कैसे बनेगा, कैसे, और उसको सेलर तक पहुंचाया कैसे जाएगा? जो सरकार ने हाइडल प्रोजेक्ट या बिजली के उत्पादन के लिए जो चीज़ें बनाई हैं, तो उस बिजली का इस्तेमाल क्या प्राइवेट क्षेत्र वाला करता है? करता है। यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर का जो बनाई हुई वस्तु का इस्तेमाल प्राइवेट सेक्टर करता है। पर क्या प्राइवेट सेक्टर भी गवर्नमेंट सेक्टर के साथ जुड़ा हुआ है? क्या प्राइवेट सेक्टर के बिना भी गवर्नमेंट सेक्टर काम कर सकता है? नहीं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर क्या करती है? उन्हें सस्टेनेबिलिटी प्रोवाइड करती है। जैसे मान लीजिए आजकल किसका है? डिजिटल पेमेंट का ज़माना है। अब गवर्नमेंट तो एक स्कीम ले आई यार हमारे पास, ठीक है यार, मार्केट में क्या है, पैसा ज़्यादा उतर गया है और बैंकों में पैसा कम जमा हो रहा है और लोग क्या कर रहे हैं, बार बार से क्या ट्रांजैक्शन करते रहते हैं और ब्लैक मनी का क्या हो रहा है, ज़्यादा खतरा हो रहा है। तो वहीं प्राइवेट सेक्टर के लिए आया, आपके लिए पेटीएम ले आया, गूगल पे ले आया। आप क्या करोगे? आप स्कैन करोगे तो और आपके ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? ट्रांजैक्शन क्या हो जाएगी? बैंकों के थ्रू, बैंकों के, और आपको फिजिकल पैसा रखने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि मेरा क्या कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के हैं एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं, यानी कि ये क्या हैं? इंटरलिंक्ड हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अगला क्वेश्चन, बनाया किसके लिए जाए? बनाया किसके लिए जाए? फॉर होम टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब बनाना किसके लिए है? तो इसके लिए हमें जो है ना 3 क्षेत्र समझने पड़ेंगे। एक आपका प्राइमरी सेक्टर, एक आपका सेकेंडरी, एक आपका टर्शियरी सेक्टर या प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र। अब प्राइमरी क्षेत्र क्या होता है? अब इसका एग्जांपल लीजिए। जैसे मान लीजिए किसान है, किसान क्या कर रहा है? खेती कर रहा है और वो क्या उगा रहा है? अनाज को उगा रहा है। अब अनाज उगाकर वो अनाज क्या कर रहा है? अपने लिए कंज्यूम कर रहा है या उस अनाज को बेच दे रहा है, पर उस अनाज में कोई मूल्य ऐड नहीं हो रहा है। यानी उसने क्या किया? जो अनाज लिया, यानी कि मान लो उसके कोई बगीचा है, किसके? फलों का बगीचा है, तो उसने क्या किया? फल उगाए और फलों को कहा है मार्केट में उतार दिया। तो वो क्या हो गया? आपका प्राथमिक क्षेत्र। यानी कि डायरेक्ट कहाँ से आपको मिल रही है वो चीज़? नेचर से, और उसमें आप कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहे। अगर मान लो किसान ने क्या हो गया? सिंपल फल फ्रूट, फल, या मान लो कोई भी आपके चावल हो गए, तो ये किस में आएंगे? प्राइमरी या प्राथमिक क्षेत्र में, जो कि आपको सीधे डायरेक्ट से मिल रही है, नेचर से मिल रही है। जैसे आपका मछली ले लीजिए आप। अब डायरेक्ट आप क्या कर रहे हो? मछली को भी कहाँ से? डायरेक्ट खरीद रहे हो, तो वो किस में आ जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र में। अब पर द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है? आपका मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग मीन्स, अब प्राथमिक क्षेत्र में क्या हुआ? आपने फल पेड़ में पका, डायरेक्ट फल बेच दिया, उसमें कोई वैल्यू ऐड नहीं की। या कच्चा दूध गाय से निकला और कच्चा दूध जो है सिंपल आपने बेच दिया, तो वो तो किस में आएगा? आपका प्राथमिक क्षेत्र। यानी वो क्या मिल रहा है? नेचर से आपको सीधे मिल रहा है। पर मान लीजिए दूध आपने प्राथमिक क्षेत्र में कच्चा दे दिया कस्टमर को, तो वो तो हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। अब मान लो यही दूध प्राथमिक क्षेत्र के किसान ने दूध किसको दे दिया? किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को दे दिया। अब इंडस्ट्रियलिस्ट ने क्या किया? एक मिल्क प्लांट लगाया, मिल्क प्लांट में उस दूध की क्या की? बढ़िया से पास्चराइजेशन की, उसको जो है उसके लाइफ टाइम कितना बढ़ा दिया? 3 से 4 दिन और बढ़ा दिया। बढ़िया पैकेट में उसको डाला और बढ़िया FSSAI का लोगो लगा के उसे मार्केट में उतार दिया। यानी कि इस किसान ने तो क्या किया था? कच्चा दूध बेचा, पर जैसे इसने इंडस्ट्रियलिस्ट को दूध बेचा, इस इंडस्ट्रियलिस्ट ने उसको क्या किया? उसमें कुछ वैल्यू ऐड कर दी। यानी कि उसने क्या बढ़िया उसकी पैकिंग कर दी, उसकी लाइफ क्या थोड़ी सी बढ़ा दी। तो जब भी जो प्राथमिक क्षेत्र की वस्तु
द्वितीय क्षेत्र के पास दी जाती है और उसको क्या कर दे, वो उसके मूल्य में वृद्धि कर दे या उसकी वैल्यू को बढ़ा दे, तो वो किस में आते हैं, आपके द्वितीय क्षेत्र में। अब इसका एग्जांपल ले सकते हैं आप, जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट। अब इंडस्ट्री कोई भी हो सकती है आपकी, है ना, जैसे आपकी फूड इंडस्ट्री हो सकती है, बेस्ट एग्जांपल आपका फूड इंडस्ट्री का रहेगा। यहाँ से दूध आया, दूध अगर सिंपल कच्चा यूज़ हुआ, कच्चा बेच दिया और उसने भी कच्चा पी लिया, तो वो हो जाएगा आपका प्राथमिक क्षेत्र। पर दूध अगर किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के पास पहुँच गया, उसने क्या किया, पाश्चराइजेशन की, उसमें वैल्यू ऐड की, और क्या हो गया, उसमें कीमत में भी वृद्धि होगी और उसकी होगी, उसमें कुछ न कुछ वैल्यू ऐड होगी। अब आता है तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र में आपकी सारी आती हैं सेवाएँ। सेवाएँ मीन्स आपके बैंक्स, स्कूल, ये सब क्या कर रहे हैं, आपको सेवाएं दे रहे हैं, और सेवा के बदले क्या ले रहे हैं, आपसे आय ले रहे हैं। तो चलिए अब आगे और थोड़ा सा और चलते हैं। तो अब मेरा अगला क्वेश्चन है आपसे, क्या ये तीनों क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, क्या आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं या नहीं? क्या प्राथमिक क्षेत्र द्वारा बेची गई चीज़ों का इस्तेमाल द्वितीय क्षेत्र वाला करता है या नहीं? या द्वितीय क्षेत्र वाला इंसान प्राथमिक क्षेत्र वाले किसान को वो चीज़ देता है या नहीं? या द्वितीय क्षेत्र वाले ने कोई चीज़ बनाई है, उसे तृतीय क्षेत्र वाला इस्तेमाल कर रहा है या नहीं कर रहा? तो चलो एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लो ये किसान फल उगा रहा है, तो फल का इस्तेमाल द्वितीय क्षेत्र का कोई इंडस्ट्रियलिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा? तृतीय क्षेत्र का, अब बैंक में कोई इस व्यक्ति है, या मैं हूँ टीचर हूँ, अब मैं कोई फ्रूट मार्केट में जाके खरीदता हूँ, क्यों नहीं खरीदता हूँ। यानी कि दोनों व्यक्ति क्या कर रहे हैं, प्राथमिक क्षेत्र से क्या ले रहे हैं, सामान ले रहे हैं, और उसके बदले प्राथमिक क्षेत्र को क्या जा रही है, आय जा रही है। अब आइए द्वितीय क्षेत्र में। द्वितीय क्षेत्र मान लो घड़ी है, ये घड़ी है। अब घड़ी को क्या किसान का बेटा ले सकता है? ले सकता है। क्या बैंक वाला ले सकता है? ले सकता है। क्या अध्यापक पहन सकता है? पहन सकता है। तो यानी कि द्वितीय क्षेत्र वाली चीज़ों को भी बना रहा है और किसे बेच रहा है, प्राइमरी सेक्टर वाले को बेच रहा है, और टर्शियरी सेक्टर वाले को बेच रहा है, और द्वितीय क्षेत्र वाले को बेच रहा है। अगर घड़ी की कंपनी है तो जरूरी थोड़ी किसी और की भी घड़ी की कंपनी है, किसी की फ़ोन की कंपनी होगी, तो फ़ोन वाला भी क्या घड़ी पहन सकता है? पहन सकता है ना। यानी कि ये तीनों क्षेत्र के आपके एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब सेवाओं में आओ। अब स्कूल में केवल क्या स्कूल के जो टीचर हैं उनके बच्चे जाएंगे पढ़ने, क्या किसान का बच्चा नहीं जाएगा? किसान का बच्चा भी जाएगा। क्या जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसका बच्चा नहीं जाएगा? उसका बच्चा भी जाएगा। तो मेरा सिंपल कहने का मतलब है क्या है, ये तीनों क्षेत्र के हैं आपस में जुड़े हुए हैं। और आप देखोगे कि आय का क्या हो रहा है, जो आपके पैसा है वो क्या हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है। किन के बीच में? प्राथमिक क्षेत्र से द्वितीय क्षेत्र जा रहा है, या द्वितीय क्षेत्र से फिर से प्राथमिक क्षेत्र आ रहा है, या प्राथमिक क्षेत्र से तृतीय क्षेत्र जा रहा है, या तृतीय क्षेत्र से द्वितीय क्षेत्र। यानी कि पैसा आपके हो रहा है, लगातार आपका घूम रहा है। अब इन्हीं तीनों चीज़ों से जो आय हो रही है, किसान ने जो फल सब्जियाँ बेची उसको जो आय आई, इंडस्ट्रियलिस्ट ने जो चीज़ें बनाई उन्हें बेचा और उससे जो आय आई, तृतीय क्षेत्र में जो सेवाएं दी उसके बदले जो उन्होंने पैसा लिया उससे जो आय आई। तो अब इन तीनों की आय को हम जोड़ दें, क्या फिर बेटो इन तीनों की आय को अगर हम जोड़ दें, कौन सी, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र की तीनों की आयों को हम जोड़ दें, तो वो क्या कहलाएगा आपका नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय। नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय। अब साधारण भाषा में हमने बोल दिया कि फिर से डेफिनेशन में आते हैं। नेशनल आय क्या होती है, राष्ट्रीय या नेशनल इनकम क्या होती थी? इट इज़ द टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ सर्विसेज एंड गुड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय अ नेशन ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि ये क्या है, एक मौद्रिक क्या है, मूल्य है सभी वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन का जो किसी सेलर और बायर के बीच में क्या हो, खरीदी और बेची गई हो। यानी कि यहाँ पर क्या है, इन तीनों क्षेत्र में कोई ना कोई क्या है, खरीद भी रहा है और कोई ना कोई बेच भी रहा है, और इन सब के बीच में जो इनकम हो रही है उन सबको हम इकट्ठे कैलकुलेट कर दें तो वो क्या कहलाएगी आपकी नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय। तो ये हुई आपकी पूरी क्या राष्ट्रीय आय। तो हमने क्या बिल्कुल ही साधारण भाषा में समझिए कि राष्ट्रीय आय क्या है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र इनको अगर जोड़ लें तो वो क्या कहलाएगी आपकी राष्ट्रीय आय। पर राष्ट्रीय आय, चलो अब मैं ठीक है हमने जान ली कि नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय होती क्या है। अब मेरे को ये बताओ, चलो आपके घर पे चलते हैं। अब मैं बोलूँगा कि यार तू क्या कर ला, अपने घर की जो है मंथली या ईयरली इनकम कितनी है वो मुझे बता।
तो आप क्या बोलोगे, यार मैं तो अभी कमाता नहीं, मैं तो पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, मेरे फादर के हैं 30 या 40 हज़ार मंथली कमाते हैं, तो साल का एवरेज लगा लो तो 3,60,000 हमारी क्या होगी, सालाना आय होगी। तो वो कैलकुलेट करके बता देगा। फिर मैं बोलूँ ठीक है यार, तू अपने मोहल्ले में जितने पड़ोसी हैं ना, उनकी राष्ट्रीय आय निकाल के आ, उसकी उनकी क्या सालाना आय निकाल के आ। तो ठीक है, सबसे पूछेगा, 5 पड़ोसी हैं, 5 से पूछेगा तो कागज़ में लिख के ले आएगा। फिर मैं वापस बोलूँगा, यार तू एक काम कर, जिस शहर में रहता है ना, उन सब की आय पूछ के आ। तो उसका दिमाग घूम जाएगा, यार मैं ठीक है अपने घर की तो निकाल सकता हूँ, मोहल्ले की तो निकाल सकता हूँ, अब पूरे शहर की कैसे निकालूँ। अब मैं फिर बोलूँगा ठीक है, तो पूरे शहर की मत निकाल, तू स्टेट की निकाल दे। अब स्टेट की भी, अब बोलेगा यार स्टेट की तो बहुत ही, ये तो इम्पॉसिबल है। फिर मैं और उसे झटका दे दूँगा, तू यार स्टेट की मत बोल, तो पूरे देश की बोल दे या पूरे नेशन की बोल दे। तो उसका सिर क्या हो जाएगा, चकरा जाएगा। तो उसी राष्ट्रीय आय को निकालने के लिए हम क्या समझेंगे कल के लेक्चर में, जीडीपी क्या होता है। अब जीडीपी या सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, इसे हम कल जानेंगे। तो आज हमने जान लिया कि नेशनल इनकम है क्या। अब नेशनल इनकम को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, इसको हम कल जानेंगे। और कल जीडीपी शुरू करने से पहले कुछ हम क्या बेसिक डेफिनेशनें भी पढ़ लेंगे। जैसे आपका क्या इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती हैं, फिर आपकी एक फैक्टर कॉस्ट क्या होती है, मार्केट प्राइस क्या होती है, डेप्रिसिएशन क्या होती है। अब जीडीपी की ओर जाने से पहले हम क्या इन सॉरी बेसिक्स को क्लियर करेंगे, फिर आपको जीडीपी की ओर बढ़ जाएंगे। फिर मैं आपकी गारंटी दे रहा हूँ कि एक बार आपने ये पूरी क्लासेस लगा ली तो आप इकोनॉमिक्स को क्या समझोगे, खेल समझोगे। तो आई होप आज का लेक्चर हम यहीं क्या समाप्त करते हैं। तो अगर आपको हमारे लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करने ना भूलें। थैंक यू।